अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, गुज़श्ता कई दिनों से जो एक भौंचाल था या जो गहमा गहमी थी वो पिछले 2 दिन से हम तो ये समझ रहे थे कि शायद उसके अंदर कोई कमी आ गई है या वो धूल जो थी वो छुटनी शुरू हो गई है, धुंध साफ होनी शुरू हो गई है, शायद कि हमारा जो विजन जो है या हमारी जो नज़र है उसके सामने कोई ना कोई चीज़ आएगी। लेकिन अगर मैं कल की बात करता हूँ, कल का दिन और आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी तक जो एक अजीब सी कैफियत, हैजानी कैफियत है, वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अदलिया के बारे में आईनी तरामीम आने के बाद जो एक गुमगू की कैफियत है उसके ऊपर है। अब उसमें क्या बनता है, जैसे कि नाज़रीन आप तमाम लोग जानते हैं कि एक वक्त होता था कि आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट हो रही होती थी उस वक्त लोग अपने तज्जिए पेश करते थे, अपने दावे पेश करते थे, और बाज़ लोग तो यहाँ तक भी कहा करते थे कि उनको ख्वाब के अंदर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बशारत हुई है, उनको उनका दीदार हुआ है और उन्होंने जो है एक ख़ास शख्स के हाथ के अंदर जो परवाना थमाया है और उसके बाद उस शख्स को ही जो था वो आर्मी चीफ लगा दिया जाता था। अब शायद कि आज के दिन के बाद से पाकिस्तान की अदलिया के जो चीफ जस्टिस होंगे शायद उनके बारे में भी इसी तरह की जो है गुफ्तगू आप लोग सुनना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग अपने ख्वाब आपको सुनाएंगे, बहुत से लोग आपको तज्जिए सुनाएंगे, बहुत से लोगों की चिड़ियाँ जो हैं वो आपको खबरें देंगे और बहुत से लोग जो हैं वो अपने अंदर की खबर आपको बताएंगे कि ज़राए के मुताबिक ये चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों पे आज के प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक जो सिस्टम चल रहा था जिसके ऊपर हम बाद में तफसील से भी बात करेंगे, वो सिस्टम इस वक्त थोड़ा सा हिलजुल के ऊपर है, या आप ये कहते हैं कि एक जलजला सा आया है जिसकी वजह से उस सिस्टम की बुनियादें या उस इमारत की बुनियादें जो है वो हिलने शुरू हो चुकी हैं। वो क्या है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो आगे नाम देगी और उसको आगे अपॉइंट करेगी। इसके ऊपर हम बात डिस्कस करेंगे कैसे चीज़ें हैं, क्या होगा। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की आईनी जो सूरत हाल है या आईनी जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का उसके बारे में। दूसरी तरफ अगर सियासत की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दफ़ा फिर जो है वो अपने फिल्मी स्टाइल के अंदर 2-3 अच्छे बयानात दाग दिए हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त अच्छे खासे व्यूज़ ले रहे हैं, लाइक्स ले रहे हैं, शेयरिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही है। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो के अंदर मैडम रुश्ता लोधी साहबा जो कि मेंबर सूबाई असम्बली है मुस्लिम लीग नून की जानब से। हमें वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है अली जुल्फ़िकार बदर साहब ने जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वीडियो लिंक पे ऊपर ही हमें ज्वाइन किया है उमर सदीकी साहब ने जो कि साबिक तर्जमान हैं तहरीक इंसाफ के। और इसके अलावा इनका एक तारुफ और भी है कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो वजारत ह्यूमन राइट्स कमीशन थी उस ज़माने की उस्मान बुज़दार साहब की, उसके भी ये तर्जमान रह चुके हैं। आप तमाम जो है अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो मैडम रुश्ता से मैं करता हूँ। मैडम, ये जो एक सिस्टम बनाया जा रहा है नया तरीके से और एक पार्लियामानी कमेटी को बना दिया गया है और उसके अंदर कौमी असम्बली के जो है अरकान उनको भी शामिल किया गया है, सेनेट के अरकान को भी शामिल किया गया है, तो उसके अलावा उसके अंदर टॉप जो है नीच के जो जजेस हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, जुडिशल काउंसिल भी उसके अंदर, उसके मेंबरान भी शामिल हैं, और उसके अलावा उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर वैसे देखा जाए तो हुकूमती नंबर्स उसके अंदर ज़्यादा हैं और दूसरे नंबर्स जो हैं उसमें थोड़े कम हैं, तो आप ये क्या समझती हैं कि क्या ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये उसी तरह काम कर सकेगी जिस तरीके से इसको या जो चीज़ सोच के इसको बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसाम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम में मदऊ किया। और ये जो पार्लियामानी कमेटी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी है और जिस पे आपका ये एतराज़ है या आपको ये लगता है कि उसके अंदर हुकूमती अरकान जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो जाहिर है हुकूमत में जो अरकान हैं उनकी तादाद वैसे भी ज़्यादा है। जो मेजोरिटी में लोग हुआ करते हैं वो हर जगह पर ही ज़्यादा हुआ करते हैं। ठीक है, अगर हम माइनॉरिटी में होते या कम तादाद में होते तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लोग भी कम उसके अंदर होते, तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। गवर्नमेंट के लोग नहीं होते, अगर आप अपोजिशन में होते तो आज मैं सवाल आपसे
ये ना कर रहा होता, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके मतलब नंबर पार्टी में पार्टी के हवाले से बात करें कि अगर इस पार्टी में अगर ये पार्टी अपोजिशन में होती, ठीक है, जो पार्टी हुकूमत में है या जो हुकूमती पार्टी है उसके अरकान की तादाद जाहिर है कि ज्यादा है, तो कमेटी में भी उनकी तादाद ज्यादा होगी। इसी तरह से, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको ये फीलिंग आ रही है कि शायद अब ये कहना चाह रहे हैं कि जी इसमें कोई किसी भी किस्म का कोई जानिबदारी का मुजाहरा किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सब लोग जो पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान हैं वो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, उसमें जजेस भी हैं, उसके अंदर मिनिस्टर्स भी हैं, उसमें पार्लिमान के लोग भी शामिल हैं। तो ऐसी सूरत में मैं ये समझती हूँ कि ये बेहतरीन आईनी और जमहूरी तरीका है किसी भी चीफ जस्टिस के जो है वो नॉमिनेट करने का। फिर उसके बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। ये पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जब एक नाम तजवीज़ करेगी तो वो नाम तजवीज़ होने के बाद वज़ीर आज़म साहब के पास जाएगा। ठीक है, फिर वो वज़ीर आज़म साहब तक ही महदूद नहीं रहेगा, उसके बाद वो सदर पाकिस्तान के पास चला जाएगा और फिर फाइनल प्रोसेस है, तो वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा लीगल वे में, आईनी तरीके से, और फिर जाहिर है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो है वो नॉमिनेशन हो। अच्छा मैम, इसके अंदर मेरा ज़िमनी सवाल ये है कि ये जो प्रोसेस पहले चल रहा था वो भी तो यही प्रोसेस था ना। पहले एडवाइस वज़ीर आज़म को जाती थी, वज़ीर आज़म उस पर साइन करते थे, वो सदर के पास जाती थी, सदर उसको एक्नॉलेज करते थे और उसके बाद वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आता था। तो अब आपने बेसिकली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को साइडलाइन कर दिया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जजेस उसके अंदर शामिल हैं वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ही एक पार्ट होते हैं ना, जो जजेस शामिल है उसके अंदर, माइनॉरिटी। और नहीं, लेकिन अभी आप ये भी देखें ना कि जो ये तरमीम हुई है, ये जो तब्दीली आई है वो तमाम पार्टियों के कंसेंसस के साथ आई है। ठीक है, और इस तरमीम के ऊपर मुझे नहीं मालूम कि इतना शोर होगा क्यों है, क्योंकि ये जो तरमीम है इससे पहले ये 26वीं तरमीम है, इससे पहले जो 25 तरामीम हो चुकी हैं, क्या उसके ऊपर कभी बात नहीं हुई? उस पर इतना शोर क्यों नहीं मचा? और आज से बहुत पीछे अगर आप चले जाएं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर साइन किए गए थे और तमाम पार्टीज का उसके ऊपर कंसेंसस था, इवन पीटीआई का भी उसके ऊपर कंसेंसस था, क्योंकि पीटीआई भी उस वक्त ये इस पे राजी थी। लेकिन अब चूंकि वो एक इख्तलाफ बराए इख्तलाफ, तनकीद बराए तनकीद, इसके ऊपर वो बैठे हुए हैं जैसे कि उनका ये मानना है कि मैं ना मानूं, ठीक हो गया, हर चीज पर मैं ना मानूं। ठीक हो गया मैम, आपका पॉइंट आ गया। अली जुल्फकार बदर साहब, सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो कि उन्होंने तमाम के तमाम पार्टीज और ख़ास तौर पे मौलाना को उन्होंने इस बात के ऊपर राज़ी किया कि वो उनके साथ आएँ और हुकूमती बेंचेस पे बैठें या ना बैठें। जैसे कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमती बेंचेस पे नहीं बैठती, लेकिन हुकूमत का कि कहीं पे भी उन्होंने साथ देने से इनकार नहीं किया, और जब भी हुकूमत का साथ देने की बात आई है तो पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो अगली सफ़ों में हमें नज़र आई है। तो सर ये जो अभी हम बात कर रहे हैं जो एक सिस्टम है, क्योंकि आप भी इससे एक लायर हैं, प्रैक्टिसिंग लायर हैं, मैं सर ये मेरा क्वेश्चन सर ये है कि क्या ये चीफ जस्टिस की तकरारी जो अब जो सिस्टम बनाया जा रहा है सर, इससे कहीं पे कोई इश्यूज तो नहीं खड़े हो सकते सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए बिल्कुल कौम को इस बात की मुबारक देते हैं कि 26वीं तरमीम पास हुई, और इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसमें दिन रात मेहनत की है और तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स को इसमें शामिल किया और कंसेंसस के साथ ये जो है तरमीम को पास करवाया है। तो ये बहुत बड़ा सेहरा जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर कि उन्होंने इतनी खुशउस्लूबी से तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ जोड़ के इसको तरमीम को पास कराया। देखिए ये जो कमेटी बनी है ना, इसके ऊपर सोचो विचार करके ये ऐसी कमेटी बनाई है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी रिप्रेजेंटेशन है इसमें, तो उनके भी नुमाइंदे शामिल हैं और उन्होंने इसके अंदर बैठ के बातचीत के जरिए कंसेंसस बिल्ड करके, अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज खुसूसी तौर पे हदायत की है अपनी पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान को फोन पे स्पेशली कहा है कि जो बेस्ट जो है कंसेंसस के अंदर जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके करीब तरीन रह के आपने कंसेंसस बिल्ड करना है और ऐसे शख्स को नॉमिनेट करना है जिसके ऊपर ज्यादातर लोग मुतफिक हो रहे हो। तो इसके ऊपर कमेटी का इजलास जारी है, बातचीत हो रही है और ये वन टाइम है, अगला जब चीफ जस्टिस लगेगा फिर ये बारी आएगी। तो इस कमेटी का अदर देन अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस और कोई काम नहीं होगा, क्योंकि जो मेजर काम है वो
आज आइंदा भी और अभी भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही करेगी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसी तरह एग्जिस्ट करेगी, उसको उसी ठीक तरह है। चीफ जस्टिस हेड करेंगे, लेकिन उसके अंदर मेंबर्स की तादाद जो है वो बैलेंस कर दी गई है। उसमें Okay. पार्लियामेंटेरियंस, एमएनए, सेनेटर, उनको भी शामिल कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी, लॉ मिनिस्टर को भी शामिल कर दिया गया, बार काउंसिल्स के नुमाइंदों को भी शामिल कर दिया गया। सही, इससे सही। ये होगा कि एक बैलेंस हो जाएगा और तमाम बार काउंसिल्स की नुमाइंदगी भी हो जाएगी, ताकि है। कोई बंदा मिस आउट ना करे कि डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी स्टेक होल्डर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज है। ये जैसे जैसे आगे चलेगी, इसके अंदर अगर कोई कमी कुताही या कोई और मामला होगा, उसको के अंदर मजीद बेहतरी लाई जा सकेगी। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है और इस सारे मामले से जो चीज अच्छी नजर आ रही है कि जो लोगों को 4-4, 5-5 साल वेट करना पड़ता था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी सिविल और क्रिमिनल अपील्स के अंदर, वो फौरी तौर पे लगना शुरू हो जाएंगी। और बाकी जो आईनी केसेस आते हैं या हुकूमती इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस होते हैं, जिसकी इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट को जुडिशरी को करनी होती है, वो एक स्पेशलाइज्ड बेंच होगा और वो बेंच सिर्फ उन मामला को देखेगा। बाकी तमाम जजेस जो हैं वो सिविल और क्रिमिनल अपील्स को रेगुलर सुनना शुरू कर देंगे। और एक अच्छी और चीज ये है कि इस सारे के अंदर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की जाएगी, ताकि पता चले कौन डिस्पोज ऑफ कितने केस कर रहा है, डेली कितने केस सुने जा रहे हैं और किसके पास कितने पेंडिंग केसेस हैं, ताकि इससे जो आपकी जो आपका केसेस का क्लोजर है उसका नंबर सामने आना शुरू होगा। ठीक हो गया, यानी कि आप बेसिकली ठीक हो सर बदर साहब, इसका मतलब आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जजेस के ऊपर बाकायदा तौर पे एक चेक एंड बैलेंस भी हो जाएगा और उनके इफेक्टिव जो वर्किंग उनके आवर्स हैं वो भी आप निकालना शुरू कर देंगे। देखिए, ये एक परफॉर्मेंस एवेल्युएशन तो दुनिया के हर अच्छे निजाम के अंदर होती है। जहां जहां दुनिया में 70 से 80 मुल्कों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, हमारे मुल्क में कोर्ट नहीं बना, बेंच बन गया, लेकिन जजेस की एवेल्युएशन होती है। और आप देखें इस सारे मामले के अंदर एक जो हाई कोर्ट के जज की एज है वो 40 साल कर दी गई है, 45 साल से कम करके। अब नॉर्मल ये है कि जितने भी जजेस बैठे होते हैं या जो जजेस को अपॉइंट करते हैं या उनको सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर जितने जजेस बैठे हुए, ये जितने लॉ चैम्बर चलते हैं, वो अपने ही एसोसिएट्स को आगे नॉमिनेट करके जज बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि मेरे जैसा या कोई जनरल पब्लिक में से कोई कॉम्पिटेंट। बिल्कुल ठीक हो गया बदर साहब, आपका ये पॉइंट सर आपका है तो उसको भी मौका मिले कि बिल्कुल ठीक है बदर साहब, आपका ये पॉइंट सबसे वैलिड पॉइंट है। आपका ये पॉइंट सबसे वैलिड पॉइंट है कि इस वक्त जितने भी जजेस जो है इस वक्त हम देख रहे हैं वो किसी ना किसी चैम्बर से होके आए हैं, वो ये किसी ना किसी साबक या बड़े ओहदे के ऊपर मौजूद किसी ना किसी जज के अंडर वो काम करते हुए नजर आए हैं। ठीक हो गया सर, आपका बहुत बहुत वैलिड पॉइंट आ गया। उमर भाई, उमर साहब बात ये है कि अभी जैसे बदर साहब ने बात की है और रुशिदा लोधी साहबा ने भी बात की है कि ये जो कमेटी इस वक्त फॉर्म हुई है उसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो दीगर जमातों के साथ साथ बेसिकली पार्लियामेंटेरियंस की अगर मैं बात करता हूं तो सर आपकी भी तो प्रॉपर नुमाइंदगी उसके अंदर मौजूद है। इससे पहले जब ये आईनी तरामीम हो रही थी और उसको फॉर्म करने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके भी तकरीबन 14 के करीब, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राउंड अबाउट 14 जो थे उसके सेशन हुए थे और 14 सेशंस के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद के जो लोग थे वो भी उसके अंदर शामिल होते रहे हैं। और अब ये जो बनाई गई है पार्लिमानी कमेटी जो कि जजेस का आगे इंतखाब करेगी, खासतौर पे अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करता हूं तो आज की सर क्या बात हुई ऐसी कि आपने जो है ना उस पार्लियामेंट्री कमेटी में शिरकत ना करने का फैसला कर लिया सर? ये क्या बात हुई? हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया है। माजरत के साथ आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही थी। सर मैं दोबारा कर लेता हूँ सर, आप इजाजत दें सर, मैं क्वेश्चन दोबारा कर लेता हूँ सर। मैं थोड़ा सा प्रिसाइज करता हूँ इसको सर। जब ये आईनी तरामीम हो रही थी तकरीबन 14 दफा इसका सेशन हुआ। उन 14 सेशंस के अंदर कुछ सेशंस के अंदर आप मौजूद थे, आप मौजूद नहीं भी रहे, लेकिन जो आखिरी सेशन हुआ उसके अंदर हमें ये पता ये लगा हमारे सोर्सेज से, बल्कि कल जो मेरा प्रोग्राम था उसके अंदर राना अरशद साहब ने
ये बात कही कि आपके जो लास्ट रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे पास आए थे उन्होंने मनोनयन इसको कबूल किया, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आपका ड्राफ्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं कबूल कर रहा क्योंकि हम जब तक मेरी बानी से मुलाकात नहीं होगी मैं इसको नहीं मानूंगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि सर जब आप तमाम के तमाम सेशंस के अंदर आप मौजूद थे और अब ये जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है जिसमें जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इंतखाब करेगी उसके अंदर भी आपके मेंबरान को शामिल किया गया है, लेकिन आपने इस पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट क्यों किया है? देखें, हमारा इसके अंदर एक स्टांस पीटीआई का बड़ा क्लियर था कि हम लोग ऐसी किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बन रहे। जब फजलुर रहमान साहब के साथ बैरिस्टर गोहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसके अंदर ये बात उन्होंने साफ साफ कर दी थी, क्योंकि इस वक्त देखें चेयरमैन इस वक्त गोहर साहब ही हैं, बैरिस्टर गोहर ही हैं पीटीआई के। तो दो कि ऑब्वियसली फैसले जो माने जाएंगे वो बानी चेयरमैन की माने जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। उमर भाई कता कलामी माफ। सर आप तहरीक इंसाफ में से वो वाहद शख्स हैं जिन्होंने बैरिस्टर किसी भी प्रोग्राम के अंदर बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन कहा है या उन्होंने एक्नॉलेज किया है। हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी टीवी चैनल के ऊपर जो भी शख्स हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव वो तहरीक इंसाफ आता है वो हमेशा यही कहता है चेयरमैन इमरान खान साहब का ही नाम लेते हैं वो। सर थैंक यू सर, आपने मेरी करेक्शन कर दी सर, आप थैंक्स अ लॉट, आपने मेरी करेक्शन कर दी सर। जी जी, लेकिन असाम भाई मैं करेक्शन अभी और करने लगा हूं क्योंकि आपने बात बीच में ही काट दी मेरी, मैं बात पूरी कर रहा था। जी जी नहीं सर, मुझे खुशी बड़ी हुई थी ना आपकी बात सुन के सर। नहीं, वो जज़ाक अल्लाह जी, मैं आप भाई हैं, आपको खुश करने के लिए ही बैठा हुआ हूँ सर, और आपको खुश करने से आपको पता है खुशी हमें भी बहुत मिलती है कि एहसान साहब खुश हुए हैं। अच्छा दुरानी साहब, इसमें इस तरह से है कि देखें, सबसे पहली बात कि मैंने कहा कि जो इस कायम मकाम हमारे चेयरमैन हैं, ऑब्वियसली वो चेयरमैन हैं, नो डाउट, बैरिस्टर गोहर चेयरमैन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें उन्होंने मैसेज खान साहब का ही दिया क्योंकि बानी चेयरमैन हमारे वो हैं, ठीक है, इमरान खान साहब। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि कई चीजों पे फजलुर रहमान साहब से इत्तफाक हमारा ऑलरेडी हो चुका हुआ था। ये आपसे मेरी पहले भी डिस्कशन हो रही थी एक दफा, जो हमारे टेलीविजन शो के ऊपर नहीं हो रही थी, वैसे ही हमारी डिस्कशन आपको याद होगा। बिल्कुल सर, आपकी मेरी टेलीफोन पे बात हो रही थी सर। बिल्कुल, तो मैंने आपको बताया था कि हाँ जी, ये चीजें फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी बिल्कुल इंटैक्ट हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये एक बॉयकॉट था जो हमने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने जिस तरह से हम लोगों को देखें, पीटीआई के साथ जो कुछ पीछे होता रहा है, दुरानी साहब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले दिनों में एक जगह पर बैठा हुआ था, बदर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को जानते भी हैं और मानते भी हैं और मानेंगे भी बदर साहब। मैं एक जगह पे एक खाने पे गया हुआ था पिछले दिनों, तो वहां पर बात हो रही थी, तो एक बुजुर्ग थे वहां पर, बुजुर्ग इन द सेंस कि उनकी एज कोई 60+ थी, तो वो मुझे कहते हैं, बता रहे थे कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो उस वक्त एक बंदा इचरा से निकला, इचरे से, जवान लड़का उस टाइम पे, उसके बीवी बच्चे घर पे थे और वो अकेला खड़ा हो गया एहतजाज के तौर पर, तो उसको 5 कोड़े मारे गए, ठीक है। तो इतना जितना जुल्म पीपल्स पार्टी पे हुआ इतना किसी पे नहीं हुआ, ठीक है, मैं मानता हूं बहुत हुआ जुल्म, लेकिन जो 9 मई, तो 9 मई छोड़े, उससे पहले से जो पीटीआई के साथ ऑलरेडी हो रहा है, घरों में घुस के आप औरतों को उठा के ले जाते हैं, आप बच्चों को उठा के ले जाते हैं, आप बच्चों को गायब कर देते हैं। इस पे फजलुर रहमान साहब ने, जो इनके इत्तेहादी हैं, हर जगह इनके इत्तेहादी रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज को कहा कि हाँ ठीक है, ये बायकॉट करना इनका हक है, इनका कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं इसको बिल्कुल डिफेंड करूंगा इनके इस फैसले को कि जितना इनको इन्होंने सहा है, जो कुछ इनके साथ हो रहा है, तो इनका राइट है, ये जो मर्जी इसके अंदर फैसला करें, ठीक है, लेकिन हाँ, मेरा इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा और इन्होंने हमारी हर चीज को माना। ये हमारा एक बॉयकॉट है, जो बॉयकॉट ऑब्वियसली पीटीआई ने कहा है। ओके सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका सर बिल्कुल पॉइंट आ गया। उमर भाई, एक छोटा सा इसी के अंदर एक क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा। सर, कल मेरे ही प्रोग्राम के अंदर JUI के KPK के जो नायब अमीर थे, उन्होंने इस बात का दावा किया, उसको साथ में उन्होंने तायीद की, आप ही की अपना पीपल्स पार्टी के जो है वो एक रहनुमा है, उन्होंने उस बात की तायीद की, और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे, उन तीनों ने इस बात की तायीद की थी कि जब हम ये चीज़ें बना रहे थे तो JUI के पास तमाम तर मशावरात जो थी वो तहरीक इंसाफ अपनी मशावरात उनसे करती रही, और मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो तमाम की तमाम चीज़ें ले जा के इस कमेटी के साथ डिस्कस करते थे, और हुकूमती जो जमात थी या हुकूमती जो इत्तेहाद था, उनसे उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें मनवाई हैं जो कि तहरीक इंसाफ की फेवर की थी या उनके कहने के मुताबिक थी। पहली बात। दूसरी बात सर, ये अगर ये तमाम तर चीज़ें
बकौल इन 3 जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स के, जो कि मेरे कल के प्रोग्राम में थे, वो अगर आप कहते हैं तो मैं सर वो पूरा प्रोग्राम आपको दोबारा भिजवा देता हूं। अब ये बात करना कि नहीं जी हमें टाइम नहीं दिया गया था, हमारे साथ जुल्म तशद्दुद किया गया था, ये सब कुछ किया गया था, हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो देन सर आपकी मशावरत क्यों होती रही इन चीजों के ऊपर? देखें हुआ क्या, मुशावरत होती रही, कमेटियों में ये बैठते रहे, पीटीआई वाले जाकर कोई इशू नहीं है, बैठे, बिल्कुल बदर साहब को इस चीज का आइडिया है, लोधी साहिबा को बिल्कुल आइडिया है कि ये लोग जाकर वहां पर बैठे और इन्होंने वहां पर अपनी मुशावरत पूरी की। फिर फजलुर रहमान साहब के साथ अलग से बैठकें लगी जिसके अंदर इन्होंने मशवरे दिए और पूरी मुशावरत की। ठीक है। अच्छा, इन द मीनवाइल होता क्या है कि अगर जब मुशावरत चल रही है एक तरफ, ठीक है, जब एक और फजलुर रहमान साहब ने भी यही बात कही कि भाई हम मुशावरत कर रहे हैं, हमारे बंदे क्यों उठा रहे हो, इतना तुम्हें किस चीज की जल्दी पड़ी हुई है, इतना 25 अक्टूबर से पहले अगर ये फैसला नहीं होगा या ये तरमीम पास नहीं होगी तो ऐसा कौन सा बोलचाल आ जाएगा कि ये जाकर एससीओ समिट जो ठीक हो गया सर, ये आपका पॉइंट जो है सर, ठीक है सर, मीटिंग को एग्रीड सर, ये आपका पॉइंट आ गया सर, ये आपका पॉइंट आ गया सर। देखें अगर हम लॉजिकल चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें उसमें ऐड ना करें, ज़्यादा बेहतर है। हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी जा रही है, इंतहाई लॉजिकल किस्म की हम डिस्कशन कर रहे हैं जी। लेकिन ये है कि अभी मुझे बार बार पीछे से, क्योंकि एक्चुअली मुझे कहा जा रहा है कि जी हमें एक ब्रेक पे जाना है, तो मेरा ख्याल में ब्रेक जो शायद जो है ना 1.5 मिनट की, यानी कि 90 सेकंड्स की ब्रेक है, और आप लोग कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।